हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये 7th लेक्चर जो है पीरियोडिक टेबल का, मोस्टली इसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक और आयनिक रेडियस कंप्लीट किया था और जैसा कि हमने बोला था कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन जैसे जेई में पूछे गए हैं और जेई में जो पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं वो बाद में सिंप्लीफाई करके अदर एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, ऐसा चलन रहा है। तो और इंस्टीट्यूट के पेपर्स आप सॉल्व करते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें भी बुक्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा टीडियस होते हैं एग्ज़ाम लेवल से। तो हर तरीके के क्वेश्चन में आपको कंफर्टेबल करने के लिए कुछ और आयनिक रेडियस जो है इंपॉर्टेंट, उनको हम डिस्कस कर देते हैं। फिर आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनकी बात की जाएगी। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेटिव आयनिक रेडियस ऑफ इंपॉर्टेंट कैटायंस एंड एनायंस। देखिए कैटायंस इंपॉर्टेंट किसके हैं? सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखने वाले एस ब्लॉक मेटल्स के, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेटल्स जो हैं। इनका अगर कैटायन बनाएंगे एल्कली मेटल तो सबके ऊपर +1 चार्ज आएगा। इनका सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन होता है, ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। और अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करेंगे तो +2 चार्ज आएगा। ठीक है। अब अगर हम इनका वेरिएशन देखें तो याद कीजिए एटम का साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो अगर उनका कैटायन बनाएंगे तो उनका भी साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि एनर्जी लेवल अब भी बढ़ती जा रही है, चार्ज सिमिलर होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो देखिए सेम पीरियड के जो आयंस हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी पढ़ाया जा चुका है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन, साइज उतना कम। तो इसका मतलब लिथियम और बेरिलियम में लिथियम बड़ा होगा, सोडियम और मैग्नीशियम आयन में सोडियम आयन बड़ा होगा। इस तरीके से पोटेशियम आयन कैल्शियम आयन से, रुबिडियम आयन स्ट्रांसियम आयन से, सीजियम आयन बेरियम आयन से और फ्रेंसियम आयन रेडियम आयन से बड़ा होगा। ये तो सिंपल जो कंसेप्ट पढ़ाया गया था वही अप्लाई कर दिया हमने। देखिए प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? बेरिलियम आयन से लिथियम आयन भी बड़ा है और बेरिलियम आयन से मैग्नीशियम आयन भी बड़ा है। तो अगर लिथियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करेंगे तो न तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, न तो ये आइसो प्रोटॉनिक स्पीसीज है, न तो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, न तो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो कंपेरिजन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कोई एक बात कॉमन है तो कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाता है। प्रोटॉन सेम हो, इलेक्ट्रॉन सेम हो, ग्रुप सेम हो, पीरियड सेम हो, लेकिन सब कुछ बदल गया तब भी क्वेश्चन बनता है। और ये जो फर्स्ट 4 आयंस है, लिथियम आयन, सोडियम आयन, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इन्हीं का ऑर्डर जेईई में एक बार पूछा गया था। तो अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने लिथियम और मैग्नीशियम के ऑर्डर में गलती की थी। क्यों? क्योंकि जो सिंपल लॉजिक आप लगाते हैं वो यहाँ पर फेल कर जाता है। सिंपल लॉजिक क्या है कि डाउन द ग्रुप जो चेंज आता है वो फास्ट आता है, रैपिड आता है, लार्ज आता है, और लेफ्ट राइट जो चेंज आता है वो स्लो आता है। तो इसका मतलब लिथियम से बेरिलियम की साइज़ थोड़ा सा कम होगा और बेरिलियम से मैग्नीशियम का साइज़ ज़्यादा बढ़ेगा। यानी डाउन द ग्रुप इंक्रीज ज़्यादा होगा और राइट टू लेफ्ट इंक्रीज कम होगा। अगर ये इंक्रीज ज़्यादा है तो मैग्नीशियम लिथियम से बड़ा होना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। लिथियम आयन मैग्नीशियम आयन से बड़ा है, E/P रेशियो के बेसिस से बता सकते हैं, लेकिन वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसके लिए एक कैटायंस में एस ब्लॉक के कैटायंस को कम से कम ध्यान रखना चाहिए। और उसके लिए देखिए होता क्या है, लिथियम आयन जो है बेरिलियम आयन से बड़ा, ये तो फिक्स्ड है क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है। लेकिन लिथियम डायगोनली अपोजिट मैग्नीशियम आयन से भी बड़ा है, तो यानी लिथियम आयन की जो साइज होगी वो मैग्नीशियम आयन के से भी ज़्यादा होगा। तो लिथियम अपने नेक्स्ट ग्रुप के 2 मेंबर से बड़ा है, बगल वाले से और उसके नीचे वाले से। ऐसे ही सोडियम जो है, ऐसे ही सोडियम जो है, सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों आयन से बड़ा है। लिथियम और सोडियम 2 मेंबर से अपने नेक्स्ट ग्रुप के बड़े हैं। पोटेशियम और रुबिडियम 3 मेंबर से बड़े हैं। तो इसका मतलब पोटेशियम आयन जो है कैल्शियम आयन से, स्ट्रांसियम आयन से, बेरियम आयन से, तीनों से बड़ा होगा।
और रुबिडियम आयन, स्ट्रांसियम आयन, बेरियम आयन और रेडियम आयन तीनों से बड़ा होगा। अब अगर इस लिहाज से देखेंगे तो सबसे बड़ा फ्रांसियम आयन होगा, फिर सीजियम आयन होगा, फिर रुबिडियम आयन होगा, और रुबिडियम के बाद कौन आएगा? रेडियम, फिर पोटेशियम आएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर कैटायन के साइज का कंपैरिजन करें तो सबसे छोटा कैटायन कौन सा होगा? बेरिलियम आयन। बेरिलियम आयन से बड़ा कौन होगा? मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन से बड़ा कौन होगा? लिथियम आयन। लिथियम आयन से बड़ा कौन होगा? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन से बड़ा कौन होगा? सोडियम आयन। सोडियम आयन से बड़ा कौन होगा? स्ट्रांसियम आयन। स्ट्रांसियम आयन से बड़ा कौन होगा? बेरियम आयन। बेरियम आयन से बड़ा कौन होगा? पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन से बड़ा कौन होगा? पोटेशियम का रेडियम आयन। रेडियम आयन से बड़ा कौन होगा? रुबिडियम आयन। रुबिडियम आयन से बड़ा कौन होगा? सीजियम आयन और फ्रांसियम आयन। तो सारे जो इंपॉर्टेंट कैटायंस हैं उनका कंपैरिजन हमने कर लिया। और मैग्नीशियम आयन जो होगा वह एल्युमिनियम +3 से बड़ा होता है। मैग्नीशियम के बगल में यहाँ क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम +3। तो लिथियम आयन एल्युमिनियम आयन से भी बड़ा हो गया। एल्युमिनियम को भी अक्सर कंपैरिजन में लिया जाता है। एल्युमिनियम की भी स्टडी हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली करते हैं। तो ये तो हो गया, और एल्युमिनियम को हमने इस ऑर्डर में नहीं रखा है कहीं पे, लेकिन लिथियम आयन एल्युमिनियम आयन से बड़ा है और मैग्नीशियम आयन से एल्युमिनियम आयन क्या है? छोटा है। तो यहीं पे कहीं पे एल्युमिनियम आयन आएगा। एनायंस की अगर हम बात करें तो 15th ग्रुप में एनायंस में जो कॉमन नेगेटिव चार्ज आता है वो -3 है। एंटीमनी बिस्मथ में मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आर्सेनिक के बाद हम एनायन नहीं बना रहे। ऑक्सीजन फैमिली में -2 चार्ज आता है। हेलोजन फैमिली में -1 चार्ज आता है। एस्टेटिन में भी मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है, इसको हटा दिया। पोलोनियम को भी चाहे तो हटा सकते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी स्टडी ज़्यादा नहीं है पोलोनियम और एस्टेटिन की। तो अब इन एनायंस को अगर आप देखिए तो किसी सेम पीरियड के जो एनायन है उनमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन, इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा, साइज उतना बड़ा। इसका मतलब इसका जो किसी पीरियड में ऑर्डर देखेंगे तो लेफ्ट राइट क्या होगा? डिक्रीज करता जाएगा। अगर हम टॉप टू बॉटम देखें तो एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, चार्ज सबके ऊपर बराबर है तो साइज बढ़ता जाएगा। जैसे वहाँ पर देखा था कैटायन और चायनाइन, अगर चार्ज सेम है तो सेम ग्रुप में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाएगा। न्यूट्रल एटम है तब भी ऐसा होता है। लेकिन अगर इन सबको हम कंपेयर कर दें, नाइट्राइड आयन को सल्फाइड आयन से, ब्रोमाइड आयन से कंपेयर करें, नाइट्राइड आयन को सेलेनाइड आयन से कंपेयर करें, तो क्या होगा? तो देखिए अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम एनर्जी लेवल जिसमें होता है वो सबसे छोटे होते हैं। इसका मतलब सबसे छोटे ये तीनों होंगे, और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? नाइट्राइड। सबसे छोटा कौन होगा? फ्लोराइड। तो सबसे छोटा इसमें आ गया फ्लोराइड। फ्लोराइड से बड़ा ऑक्साइड, ऑक्साइड से बड़ा नाइट्राइड। अब ये 3 एनायन हो गए। तो किसी एक पीरियड के सारे एनायंस को अरेंज कर सकते हैं आप आसानी से, फिर अगले पीरियड में जाइए और उसी तरीके से अरेंज कीजिए। इसमें सबसे छोटा कौन होगा? क्लोराइड। तो क्लोराइड सबसे छोटा है अपने पीरियड में, लेकिन नाइट्राइड से बड़ा है क्योंकि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर अगर E/P रेशो से आंसर करना चाहेंगे तो नहीं आएगा। चलिए, क्लोराइड आयन, फिर कौन आएगा? सल्फाइड आयन, फिर कौन आएगा? फॉस्फाइड आयन। अच्छा, फॉस्फाइड आयन के बाद फिर नीचे आ जाइए, ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन के बाद सेलेनाइड आयन। सेलेनाइड आयन के बाद आर्सेनाइड आयन। आर्सेनाइड आयन के बाद अब नेक्स्ट पीरियड में आ जाइए तो आयोडाइड पहले, फिर टेलोराइड। तो
तो इसमें भी कोई बहुत अजीबोगरीब कुछ नहीं लग रहा होगा। सबसे कम एनर्जी लेवल, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा साइज उतना बढ़ता गया। फिर अगला पीरियड, उसमें चार्ज बढ़ने के साथ साथ बढ़ता गया। अब इसमें दो एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे आप। दो एक्सेप्शन क्या हैं? एक तो है फॉस्फाइड और एक आर्सेनाइड। इसका मतलब सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्राइड तो नहीं, लेकिन फॉस्फाइड और आर्सेनाइड एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है इसमें? देखिए, हमें ऐसा लगा था कि फॉस्फाइड के बाद फिर ब्रोमाइड आएगा। हमेशा एक पीरियड कंप्लीट करने के बाद सेकंड पीरियड कंप्लीट कर रहे थे। ऐसा ट्रेंड दो जगह पे नहीं मिलेगा, फॉस्फाइड और आर्सेनाइड में। तो यहाँ पर देखिए, फॉस्फाइड से ब्रोमाइड हमको क्या लग रहा था? बड़ा, लेकिन प्रैक्टिकली फॉस्फाइड थोड़ा बड़ा होता है। इसका मतलब फॉस्फाइड में जो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी है वो डोमिनेट कर जा रही है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल ऑर्डर आएगा, फॉस्फाइड इज लार्जर देन ब्रोमाइड एंड सिमिलरली आर्सेनाइड इज लार्जर देन आयोडाइड। क्या फॉस्फाइड सिर्फ ब्रोमाइड से बड़ा है? नहीं, फॉस्फाइड ब्रोमाइड के साथ साथ सेलेनाइड से भी बड़ा है, और आर्सेनाइड वो आयोडाइड और टेलुराइड दोनों से बड़ा है। सो दिस इज द ट्रेंड। सो एक्चुअल ट्रेंड अगर आप इसमें देखेंगे तो मिल जाएगा क्या? फ्लोराइड, देन ऑक्साइड, देन नाइट्राइड, देन क्लोराइड, देन सल्फाइड, देन अब फॉस्फाइड जंप कर गया तो आएगा ब्रोमाइड, सेलेनाइड। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इन एनायंस में और कैटायंस में एक H+ और H- भी कंपेरिजन कभी कभी पूछा जाता है। तो H+ तो सबसे छोटा कैटायन हो जाएगा। अगर इनमें भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर H+ आएगा, इससे बड़े सब होंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये सिर्फ न्यूक्लियस है। लेकिन जो H- है उसको छोटा समझने की कभी गुस्ताखी मत कीजिएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, तो E/P रेशियो यहाँ पर 2 है, जो कि इनमें से किसी भी एनायन से बड़ा है। आप किसी का भी E/P रेशियो देखेंगे तो वो 2 से कम आएगा। जैसे इसमें सबसे बड़ा कौन है? टेलुराइड। टेलुराइड में इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो प्रोटॉन से सिर्फ 2 ज़्यादा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा E/P H- की है। इसका मतलब ये नहीं कि H- सबसे बड़ा हो गया। H- जो होता है वो सेलेनाइड और फॉस्फाइड के बीच में इसका साइज आता है। तो अगर हम इस चीज़ को इंक्लूड कर दें यहाँ पर, तो जो साइज आएगा, सेलेनाइड के बाद कौन आएगा? H-, फिर कौन आएगा? फॉस्फाइड। फॉस्फाइड के बाद आर्सेनाइड नहीं आएगा क्योंकि वो भी जंप कर गया है। आर्सेनाइड का साइज बड़ा है आयोडाइड से भी, टेलुराइड से भी। तो अब यहाँ पर आएगा कौन? As3-। तो देख लीजिए जरा गौर से, एनायन का और कैटायन जितने भी इंपॉर्टेंट थे उनका कंपेरिजन हो गया। अब कभी कभी कंपेरिजन किया जाता है कैटायंस और एनायंस को। देखिए, अगर किसी भी कैटायन में देखेंगे तो E/P रेशियो जो रहेगा वो <1 आएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से कम है। और किसी भी एनायन में देखेंगे तो E/P रेशियो जो आएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का जो रेशियो आएगा वो >1 आएगा। और अगर हम E/P रेशियो के बेसिस पर बोले साइज को, तो इसका मतलब इसका E/P रेशियो <1 है और इनका >1 है, यानी हर एनायन हर कैटायन से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इवन द स्मॉलेस्ट एनायन शुड बी लार्जर देन द लार्जेस्ट कैटायन। बात समझ में आ रही है? कैटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है। तो क्या छोटा से छोटा एनायन भी बड़े से बड़े कैटायन से बड़ा होता है? नहीं। लेकिन अगर मिला दें तो ज़्यादातर देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द एनायंस आर लार्जर देन ऑल द कैटायंस। तो इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ experimental results, so we can say that all the anions are larger than all the cations except nitride ion, ऑक्साइड आयन एंड फ्लोराइड आयन। इन 3 एनायंस को छोड़ दीजिए, तो बाकी किसी भी एनायन को लेंगे
तो किसी भी कटायन से बड़ा होगा। इसका मतलब पूछा जाए क्लोराइड आयन फ्रेंसियम आयन से बड़ा होगा क्या? यस, बड़ा होगा। सिर्फ नाइट्राइड ऑक्साइड और फ्लोराइड ही ऐसे हैं जो कुछ कटायन से छोटे हैं। अब देखिए कौन कौन कहाँ कहाँ आता है उसके बारे में बात कर लें। तो अगर हम कटायंस और एनायंस सबको कंबाइन कर लें तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? नाइट्राइड। नाइट्राइड बहुत बड़ा है लेकिन सिर्फ फ्रेंसियम आयन से छोटा है। तो यहां पर आता है नाइट्राइड का साइज। इसका मतलब नाइट्राइड आयन इज लार्जर देन नाइट्राइड आयन इज स्मॉलर देन फ्रेंसियम आयन, ओनली फ्रेंसियम आयन। ऑक्साइड आयन फ्रेंसियम, सीजियम, रुबिडियम, रेडियम इन चारों से छोटा है। ये फैक्ट है। एक्सपेरिमेंटल रेडियस जो है उनसे ये सजेशन मिलता है। और फ्लोराइड आयन से भी छोटा है। तो फ्लोराइड आयन कितने कटायन से छोटा है? पोटेशियम और बेरियम से भी छोटा है और बाकी सारे कटायन से बड़ा है। तो ये पोजीशन है साइज में। तो इसका मतलब अगर हम देखेंगे तो ऑक्साइड आयन से बड़े कितने कटायन हो गए? 4। फ्रेंसियम तो था ही, प्लस सीजियम, रुबिडियम एंड व्हाट? रेडियम। 4 कटायन है जिनसे बड़ा है ऑक्साइड आयन। रेडियम आएगा +2। फ्लोराइड आयन, ये 6 कटायन है जो फ्लोराइड आयन से बड़े हैं। तो यानी फ्लोराइड कई कटायन से 4 ये कटायन है ही, प्लस फ्लोराइड आयन पोटेशियम और बेरियम आयन से भी छोटा है। दैट्स इट। अब अगर आप देखिए तो सारे कटायंस, सारे एनायन को मिला के जो इंपॉर्टेंट कटायंस एनायंस हैं, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर दें तो सबसे छोटा कटायन कौन सा है? H+। इसके बाद कौन आएगा? बेरिलियम आयन। फिर कौन आएगा? मैग्नीशियम आयन। फिर कौन आएगा? लिथियम आयन। फिर कैल्शियम आयन। फिर सोडियम आयन। फिर स्ट्रांसियम आयन। फिर फ्लोराइड आयन। फिर बेरियम आयन। फिर पोटेशियम। नेक्स्ट ऑक्साइड आयन। ठीक है। तो एनायन भी बीच बीच में आता जा रहा है। ऑक्साइड के बाद रेडियम, इसके बाद रुबिडियम, इसके बाद सीजियम, इसके बाद नाइट्राइड आयन, फिर फ्रेंसियम। तो जो यहाँ पर ऑड आयंस हैं कटायंस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो एनायंस आ रहे हैं, एक तो फ्लोराइड आ रहा है, ऑक्साइड आ रहा है, नाइट्राइड आ रहा है। तो इन 3 एनायंस को छोड़ के बाकी सारे एनायन हर कटायन से बड़ा मिलता है। तो अगर हम इसका ऑर्डर को कंटिन्यू करें तो फ्रेंसियम आयन के बाद फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड तो पहले ही मर्ज हो चुके हैं, एब्जॉर्ब हो चुके हैं कटायंस में। क्लोराइड आयन, फिर सल्फाइड आयन। फॉस्फाइड का एक्सेप्शनली बढ़ जाता है तो कौन आएगा? ब्रोमाइड आयन। फिर सेलेनाइड आयन, उससे भी बड़ा हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन से बड़ा फॉस्फाइड आयन। फॉस्फाइड आयन के बाद आर्सेनाइड नहीं आएगा, कौन आएगा? आयोडाइड। फिर टेलुराइड, फिर आर्सेनाइड, और कभी कभी पोलोनाइड के बारे में भी दे देता है तो पोलोनाइड भी इससे बड़ा हो जाएगा। पोलोनाइड यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो अब देखिए ये एक तरीके से रेफरेंस के लिए हो गया, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज सारे कटायंस एनायंस का डेटा के रूप में इतने आयंस का बहुत कम बुक्स में मिलता है। वैसे सब किताबों से हमने भी पढ़ा है, अपने घर पे प्रिपेयर किया, कुछ भी केमिस्ट्री में मेरे पास नहीं है, लेकिन एक ही बुक में एक ही जगह पे सारे चीज़ें आपको कंपेयर करने के लिए मिल जाएं और किसी भी तरीके के क्वेश्चन का जवाब आप दे सकें, कम से कम रेफरेंस ले सकें, तो उसके लिए ये हमने यहाँ पर लिखवा दिया है। और आयनिक रेडियस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेधड़क इसको रेफरेंस मान के आप इससे कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, और थोड़ा सा बहुत अगर ध्यान देंगे तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर भी याद हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा आयंस ऑर्डर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे बन जाते हैं और लोग गलत कर देते हैं।
फ्लोराइड आयन और H माइनस में कौन बड़ा होगा? तो लोग अक्सर फ्लोराइड आयन कर देते हैं, जो कि गलत आंसर है। H माइनस इज ग्रेटर देन व्हाट? लार्जर देन फ्लोराइड आयन। नॉट ओनली फ्लोराइड आयन, H माइनस इज लार्जर देन ब्रोमाइड आयन, इज लार्जर देन क्लोराइड आयन, इज लार्जर देन फ्लोराइड आयन। अगर आप हैलाइड्स आयन में देखेंगे तो H माइनस जो है वो सिर्फ आयोडाइड आयन से ही छोटा है, यानी हाइड्राइड आयन जो है वो ब्रोमाइड से बड़ा है, सल्फाइड से बड़ा है, सेलेनाइड से बड़ा है, क्लोराइड से बड़ा है। तो इतना उम्मीद, मतलब क्या से क्या हो गया देखते देखते जैसा हो जाता है कुछ इसमें। हम तो समझे थे तुम कितने मासूम थे, तो इतना मासूम नहीं है हाइड्राइड आयन। H प्लस देखिए एकदम दुबक के किनारे बैठा हुआ है, लेकिन H माइनस जो है E/P रेशियो उसका बहुत डोमिनेट कर जाता है, और सबसे ज़्यादा डोमिनेट नहीं है कि सबसे बड़ा हो जाए, लेकिन कंसिडरेबली हाइड्राइड आयन का साइज बढ़ जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट कैटायनिक एनायनिक रेडियस को हमने कंपेयर कर लिया, और ये सवालों की दुनिया यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है। सवाल तो हम जहाँ कुछ भी ख़त्म करते हैं वहाँ से भी बन सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जो हैं 99.99999 समथिंग % क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन से रिलेटेड 3 टर्म्स यूज़ किए जाते हैं: आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, कंसेप्चुअल थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। एंथैल्पी टर्म जो आप यूज़ करते हैं वो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर थर्मोडाइनमिक्स में यूज़ करते हैं, और क्योंकि टारगेट बैच के लिए बताया जा रहा है 12th पास के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि थर्मोडाइनमिक्स आपने पढ़ा होगा। अभी जानते हैं नहीं जानते वो अलग बात है, लेकिन सुना होगा नाम। तो एंथैल्पी हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर है, और हीट भी एक तरीके की एनर्जी ही है। तो हम यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी टर्म इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज स्लाइटली डिफरेंट, इट इज़ रिलेटेड टू आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एनर्जी, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी। वो पोटेंशियल है और ये एनर्जीज हैं। तो क्या डिफरेंस है वो बताएंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। मिनिमम एनर्जी required to remove an electron. The minimum energy required to remove an electron from an isolated का मतलब किसी से जुड़ा ना हो, कोई संबंध नहीं है, आइसोलेटेड, बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं बना रहा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड है तो गैसेस तो होगा ही होगा, क्योंकि सॉलिड या लिक्विड में तो किसी न किसी तरीके का इंट्रैक्शन इन्वॉल्व रहता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं। तो अगर कोई आइसोलेटेड हो गया तो गैसेस होगा। फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड, इट्स जिससे निकाल रहे हैं उसी का आयोनाइजेशन। कई जगह स्पेलिंग हमने एस से भी देखा, कहीं जेड से भी देखा, उसको भी इंटरचेंजबली यूज़ कर रहे हैं। आयनाइजेशन, एनर्जी और एंथैल्पी। कुछ और ख़ास बात जानेंगे। देखिए, ये मिनिमम एनर्जी आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी है। कभी कभी मिनिमम एनर्जी टर्म इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कहा जाता है द एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी नहीं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड गैसेस एटम तो होगा ही, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोएस्ट एनर्जी से बॉन्डेड होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है। तो अगर आपने मिनिमम एनर्जी दिया है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, और अगर आपने बोल दिया कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं कि मिनिमम एनर्जी देना है। तो दो में से कोई एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोनों को कंबाइन कर दीजिए, उसमें कोई कमी नहीं है, गलती नहीं है। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें
जो फर्स्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसका मतलब अभी तक उसके जीवन में कोई भी इलेक्ट्रॉन कम नहीं हुआ था, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं। दैट इज फॉर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन is called first ionization energy। IE1 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हम डेल्टा एच टर्म कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किताबों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन बनाने में आप कंपटीशन के क्वेश्चंस के जब डेटा देखेंगे तो वहाँ पर भी इस तरीके से लिखा जाता है IE1 यहाँ पर, लेकिन हमारे लिए कन्वीनियंट है आयनेशन एनर्जी IE यूज़ करना, तो हम IE के टर्म्स में ही आगे बात कर रहे हैं। यही आयनेशन एंथैल्पी भी है, आयनेशन एनर्जी। अदरवाइज एंथैल्पी का सिंबल आप जानते हैं H होता है, डेल्टा H हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। इसी पॉइंट में the ionization energies for removal of second and subsequent, एक एक करके निकालते जा रहे हैं। The ionization energy for removal of second and subsequent electrons from isolated gaseous atom are respectively called second, third, fourth up to so on etc. ionization एनर्जीज। इनका सिंबल क्या होगा? IE2, IE3, IE4 रेस्पेक्टिवली। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकेंड आयनेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो थर्ड आयनेशन एनर्जी। तो सेकेंड आयनेशन एनर्जी जब डिफाइन करते हैं तो मोनो पॉजिटिव कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। मोनो पॉजिटिव कैटायन का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। डाई पॉजिटिव कैटायन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो डाई पॉजिटिव कैटायन का जब आप आयनेशन एनर्जी डिफाइन करेंगे तो वो थर्ड आयनेशन एनर्जी होगा। न्यूट्रल एटम का फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। मोनो पॉजिटिव कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए मिनिमम, तो हो जाएगा सेकेंड आयनेशन एनर्जी। डाई पॉजिटिव कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो थर्ड आयनेशन एनर्जी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसको लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन गलत करते हैं, क्या है? द subsequent ionization energies of any element always increases। subsequent ionization energy किसी भी एलिमेंट की बढ़ती जाएगी। इसका मतलब IE1 से ज़्यादा IE2 रहेगा, IE2 से ज़्यादा IE3 रहेगा, किसी भी एलिमेंट के लिए वैलिड है। ऑलवेज इंक्रीजेस। क्यों होता है ऐसा? This is because with the removal of each electron, the याद कीजिए आपने एक पढ़ा था Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सिग्मा
या यहाँ पर S भी लिखते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ साथ कम होता जाता है, तो इसलिए Z स्टार बढ़ता जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम हो गई तो Z स्टार बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो विद द रिमूवल ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार इंक्रीजेस। अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमने एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट ले लिया A, और उसका एक एटम A है गैस स्टेट में, किसी से बॉन्डेड नहीं, मॉलिक्यूल नहीं है, एटम है। इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो A प्लस गैसेस बनेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। ऐसे ही अगर हम A प्लस गैसियस से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो A2 प्लस गैसियस बनेगा। ऐसे ही A2 प्लस गैसियस से अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाले तो A3 प्लस गैसियस बनेगा। अब यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन निकला, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज आएगा उनको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। क्यों? आइसोलेटेड गैसेस एटम से, वो चाहे न्यूट्रल एटम चाहे कैटायनिक एटम हो, उनसे इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, कौन सी वैल्यूज़ हैं? आयनाइजेशन एनर्जीज सब्सिक्वेंट IE1, उसी एलिमेंट का IE2, उसी एलिमेंट का IE3 अप टू सो ऑन। थ्योरेटिकली जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी आयनाइजेशन एनर्जी आप डिफाइन कर सकते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो थ्योरेटिकली 11 आयनाइजेशन एनर्जी होंगी उसकी। अब प्रैक्टिकली यूज़ में नहीं है क्योंकि सोडियम केवल +1 वाला कैटायन बनाता है, तो सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही उसकी सिग्निफिकेंट है, हम उसी के बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी आयनाइजेशन एनर्जी उसकी होती है। तो अगर हम देखें तो जो बात हमने कही है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। IE1 विल बी स्मॉलर देन IE2 विल बी स्मॉलर देन IE3। एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालना, न्यूट्रल एटम या लेस पॉजिटिव कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालने के कंपैरिजन में मुश्किल होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बचे हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ता जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये एक खास बात हो गई। इसके सिवाय एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, हम बोल रहे हैं कि अभी हमने बोला था इसमें कि इस बात को लोग जानते भी हैं, मानते हैं, फिर भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो जब इनसे पूछा जाता है कि नियॉन, नाम तो सुना ही होगा आपने, नोबल गैस है, कि नियॉन की IE1 और IE2 में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, तो हमने बोल दिया कि ऑलवेज मीन्स IE2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन IE1 फॉर गिवन एलिमेंट, चाहे वो नोबल गैस ही क्यों ना हो। अब लोग इसमें दिमाग क्या लगाने लगते हैं कि नियॉन से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो वो तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन रह नहीं गया, तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाएगा, तो IE2 कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चे। क्यों नहीं है ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, चलिए ठीक है। लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 9 बचेंगे और 9 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन होल्ड करेंगे। फिर तो जब प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोटॉन का यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना न्यूट्रल एटम के कंपेरिजन में क्या है, डिफिकल्ट है। तो इसलिए एनी का भी, किसी भी नोबल गैस का भी अगर आप देखेंगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। तो फर्स्ट से ज़्यादा सेकेंड, सेकेंड से ज़्यादा थर्ड, थर्ड से ज़्यादा फोर्थ, फोर्थ से ज़्यादा फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी हर एलिमेंट के लिए वैलिड होता है। तो ये बीच की कुछ बातें थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सबसे पहले निकलता है, उसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आउटर मोस्ट बचेगा वो निकलेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में यूजुअली होते हैं, वहीं से निकलते हैं। देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन भले ही आपने इनर शेल में भरा हो, याद कीजिए 4s के बाद 3d में भरते हैं, लेकिन निकालते वक्त हमेशा 4s से ही निकलता है, यानी रिमूवल में कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। रिमूवल में हाईएस्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे, जब वो खत्म हो जाएंगे तब इनर एनर्जी लेवल से निकलेगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं,
sudden large increase in two subsequent ionization energies is observed when all the electrons are removed from valence shell यानी outermost shell and next electron is removed from inner shell। तो इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा आउटर शेल से, आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के कंपैरिजन में डिफिकल्ट होगा। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जैसे ही आप इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेंगे वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी सडनली इंक्रीज कर जाएगा, बहुत ज़्यादा ह्यूज इंक्रीज आएगा, लार्ज इंक्रीज आएगा। और ये भी कहा जाता है कि जब आप वैलेंस शेल का सारा इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इनर शेल का जब आप इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करते हैं तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। नोबल गैस कन्फिग्रेशन भी बन गया और पॉजिटिव चार्ज भी है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर alkali metals, alkali metals फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इनर शेल से निकलता है, तो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर IE1 से IE2 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आएगा, फिर IE3 उससे बढ़ना, I4 उससे भी बड़ा होगा। तो इस तरीके से IE5 और भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड, सेकंड से ज़्यादा थर्ड, थर्ड से ज़्यादा फोर्थ, तो पहले भी पढ़ा था। लेकिन फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन से इनर शेल से निकलेगा। सिमिलरली फॉर alkaline अर्थ मेटल्स, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, वैसे बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं माना जाता है लेकिन फिर भी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है। तो इसके लिए क्या होगा? IE1 से बड़ा, IE2 तो है लेकिन पहला और दूसरा दोनों इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकलता है, क्योंकि वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? इनर शेल से। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो सेकंड से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, थर्ड से बढ़ेगा फोर्थ, फोर्थ से बढ़ेगा 5, लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच में गैप सबसे ज़्यादा आ गया। फॉर 13th ग्रुप एलिमेंट्स, 13th ग्रुप बोरॉन फैमिली, इनके वैलेंस शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगा दूसरा, सेकंड से ज़्यादा होगा थर्ड, लेकिन अब वैलेंस शेल के तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब जो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी आएगा वो सबसे ज़्यादा होगा। मतलब थर्ड और फोर्थ के बीच में गैप जो होगा सबसे ह्यूज गैप होगा। 1 से 2 थोड़ा इंक्रीज हुआ, 2 से 3 थोड़ा इंक्रीज हुआ, 3 से 4 बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो देखिए, अगर हमको कॉन्स्टिट्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज दे दी जाए किसी भी एक अननोन एलिमेंट की, तो हम उनके जो चेंजेस हैं सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जीज उनको कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, और उसके बेसिस पे हम कई तरीके के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। thus by comparing subsequent
आयोनाइजेशन energies of any element, we can give, क्या क्या बातें बता सकते हैं? पहला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कितना होगा? xn। xn एक सिंबल है, n वैलेंस शेल है और x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। तो वो xn की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी। वो कॉन्सिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू को कंपेयर करके बताया जा सकता है। फर्स्ट सेकंड के बीच में गैप अगर ज़्यादा है तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये एल्कली मेटल होगा, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होगा। सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का गैप सबसे ज़्यादा है तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, सेकंड ग्रुप का मेंबर होगा। वैलेंसी of the what element, वैलेंसी कैसे निकालेंगे? वैलेंसी इज इक्वल टू xn if xn is equal to 1 to 4। वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस xn इफ xn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो अगर xn की वैल्यू 4 है तो वैलेंसी 4 कहेंगे, 8 माइनस 4 कहेंगे तब भी 4 आएगा। xn की वैल्यू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 है तो वैलेंसी आ जाएगी 8 माइनस 5 यानी 3। ये जनरल वैलेंसी है, ध्यान रखिएगा, ये जनरल वैलेंसीज। आगे जब हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग वगैरह में या पी ब्लॉक के कंपाउंड्स वगैरह में तो वहाँ पर बताया जाएगा कई तरीके की वैलेंसीज होती है। मैक्सिमम वैलेंसी होती है, एक्सटेंडेड वैलेंसी होती है। तो ये जनरल वैलेंसी हम इसका बता सकते हैं। वैलेंसी के बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं? फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स ऑफ element like its hydrides, halide, oxide, sulfate, phosphate एटसेट्रा। तो ये जो कंपाउंड्स बनेंगे, बाइनरी कंपाउंड्स बन रहे हैं, सॉल्ट्स बन रहे हैं, इनका फार्मूला बता सकते हैं क्योंकि वैलेंसी के अदल बदल से ही फार्मूला लिखा जाता है। जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो कंपाउंड का बता सकते हैं। तो अब ये कैसे करेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में सम अप करते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में जो बात की गई थी और जो से इंफॉर्मेशन हमको मिल सकता है उसको अप्रूव करने के लिए ये एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन सेज दैट द फर्स्ट 4 ionization energy, obviously it is consecutive ionization energies, the first 4 ionization energies of an element A, एक element का symbol है A, are 6.11, 11.87, 50.91 and 67.09 electron volt per atom respectively। तो इसका मतलब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? IE1, IE2, IE3, IE4। क्या वैल्यूज़ हैं? 6.11, 11.87, कोई भी यूनिट हो सबकी यूनिट सेम होना चाहिए, 50.91 और 67.09। तो अगर आप देखिए फर्स्ट से सेकंड वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। सेकंड से थर्ड वैल्यू जो है वो भी ज़्यादा है, इससे यहाँ पर और ज़्यादा है। 6 और 11 ऑलमोस्ट डबल हो गया वैल्यू। 11 से 50 ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया और 50 से 67 डबल भी नहीं होने पाया, यानी यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंक्रीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 40 इलेक्ट्रॉन या
38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, और यहाँ पर देखेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लार्जेस्ट जो इंक्रीज मिला वो सेकंड से थर्ड में इंक्रीज मिला। सेकंड के बाद थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सडनली बहुत बढ़ गया, इसका मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन इनर शेल से निकल रहा है। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन इनर शेल से निकल रहा है, इसका मतलब वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इट इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल xn इज इक्वल टू 2। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात, वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब xn की वैल्यू 1 से 4 तक है, तो यही वैलेंसी हो जाएगी। अच्छा, अगर वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, और 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखेगा, तो इसका मतलब ये कटाइन बनाने की टेंडेंसी रखेगा, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। तो कभी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट आयनिक वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +2 इसके आयनिक कंपाउंड्स में। तीसरी बात कहा गया है फार्मूला ऑफ इट्स हाइड्राइड। देखिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, और एलिमेंट ए की वैलेंसी कितनी है 2, तो ये +2 बनाएगा, और इसके सामने H -1 बनाएगा। या ये इलेक्ट्रॉन गेन तो करेगा नहीं। क्यों नहीं गेन करेगा? क्योंकि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 1, 2, 3 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता है, गेन करने की टेंडेंसी नहीं। तो गेन हाइड्रोजन को करना पड़ेगा। तो अब इसका जब फार्मूला लिखेंगे तो कटायन का चार्ज एनायन के नीचे और एनायन का चार्ज कटायन के नीचे, तो नीचे यहाँ पर 1 लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं H के नीचे 2 आएगा, और 1 लिखा नहीं जाता, तो इसका मतलब ये AH2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर फार्मूला होगा A1H2 दैट इज AH2। तो हम 1 को हटा देते हैं जैसे यूजुअली किया जाता है, क्योंकि A लिखा है इसका मतलब तो 1A है ही है। हाइड्राइड का फार्मूला हो गया। क्लोराइड का फार्मूला सिमिलरली ACl2। ऑक्साइड का फार्मूला, दोनों की वैलेंसी 2, 2 होती है। तो अगर ये कोलेन कंपाउंड होता है तब तो A2O2 लिखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, इसलिए हम इसमें AO लिख दे रहे हैं। इसको +2 चार्ज, इसके ऊपर -2 चार्ज। सल्फेट का फार्मूला ASO4, क्योंकि SO4 के ऊपर भी -2 चार्ज होता है। फॉस्फेट का फार्मूला A3PO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि फॉस्फेट के ऊपर 3 चार्ज होता है, यहाँ आ गया, इसका 2 चार्ज इसके नीचे आ गया। फॉस्फेट के बाद क्लोरेट का फार्मूला, तो क्लोरेट होता क्या है? क्लोरेट होता है ClO3- 1 चार्ज है, तो फार्मूला हो जाएगा इसका कंपाउंड का AClO3 का ट्वाइस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाइट्रेट का फार्मूला ANO3 ट्वाइस। तो इस तरीके से ये सवालों के जवाब मिल गए। और एक आखिरी सवाल भी है, द ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो अगर वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फर्स्ट या सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है। 2 से ज़्यादा होता है तो केसेस बताए गए हैं। इस चैप्टर के शुरुआत में हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पर। तो जो ग्रुप है वो सेकंड ग्रुप होगा। तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। कुछ और इन्फॉर्मेशन पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इसके बारे में बात करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम जानेंगे वो है देयर इज नो डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड energy and the terms ionization enthalpy and energy are often used interchangeably. आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते बोलते एनर्जी बात करने लगे, एनर्जी बोलते बोलते एंथैल्पी बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों ही एनर्जी वैल्यूज हैं। दे कैन बी गिवन इन एनी यूनिट ऑफ
energy like joule, kilojoule, calorie, kilocalorie, liter atmosphere, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटसेट्रा, कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं। और ये एक एटम के लिए भी दिया जा सकता है, एक मोल एटम के लिए भी दिया जा सकता है, एटसेट्रा, पर मोल और पर एटम। यूजली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो छोटा स्केल है, तो जब पर एटम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है, और ये बड़े स्केल्स हैं तो जब पर मोल दिया जाता है तो जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, लीटर एटमॉस्फेयर में दिया जाता है। तो मोल एक बड़ा अमाउंट है, तो एक मोल का अमाउंट बताना है आयनेशन एनर्जी का तो बड़े स्केल्स यूज़ किए जाते हैं, और जब एक एटम की वैल्यू बतानी होगी तो थोड़ी कम एनर्जी आएगी, तो स्मॉल स्केल यूज़ किया जा सकता है। The potential which imparts ionization energy to an electron is called ionization potential. क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, आयनेशन पोटेंशियल जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है आयनेशन एनर्जी से। इफ आयनेशन एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किसी एटम की आयनेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इट इम्प्लाइज दैट ionization potential will be 13.6 वोल्ट। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को 13.6 वोल्ट की पोटेंशियल देने पर जो एनर्जी उसको मिलती है वो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाता है। सो अगर किसी का एनर्जी, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट की पोटेंशियल में रखा गया है। तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बात कर रहे हैं, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को 13.6 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो आयनेशन पोटेंशियल विल बी 13.6 वोल्ट और आयनेशन एनर्जी विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप चाहें तो आयनेशन एनर्जी को जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कितना जूल होगा? दैट विल बी 13.6 इंटू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये हो जाएगा क्या? जूल पर एटम। पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम था, अब ये जूल पर एटम हो गया। लेकिन देखिए, एक एटम की वैल्यू जब आप जूल में रख रहे हैं तो बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻⁻19 बहुत छोटा वैल्यू हो जाता है। इसलिए जब हम जूल में, किलो जूल में, कैलोरी, किलो कैलोरी, लीटर एटमॉस्फेयर, इन यूनिट्स में एनर्जी को बताते हैं तो एक एटम के लिए ना बता के हम एक मोल एटम के लिए बताते हैं। तो इसका मतलब यही वैल्यू अगर हम एक मोल एटम के लिए बताएं तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Na, एवोगाड्रो नंबर। एक एटम के लिए इतनी एनर्जी थी तो इतना क्या हो जाएगा? जूल पर मोल हो जाएगा। ये सब आयनेशन एनर्जी वैल्यूज हैं, लेकिन आप इनको आयनेशन पोटेंशियल नहीं कह सकते। जब आयनेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ आयनेशन एनर्जी है उतना ही वोल्ट आयनेशन पोटेंशियल होता है। तो आयनेशन पोटेंशियल इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम आयनेशन एनर्जी एंड आयनेशन एंथैल्पी। अब ये वैल्यू आपको कुछ डेजा वू टाइप का कंसेप्ट, मतलब फील दे रहा होगा, कहीं देखा हुआ लग रहा होगा। तो याद कीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब बोर मॉडल पढ़ाया जाता है तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट में होती है वो -13.6 होता है, और -13.6 में माइनस का मतलब बताया जाता है कि इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है न्यूक्लियस से।
तो अगर इतनी एनर्जी दे देंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो कभी कभी पूछा जाता है फॉर हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक स्पीसीज का क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई भी एटॉमिक स्पीसीज, कैटायन चाहे एनायन, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज एटॉमिक स्पीसीज हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल इसका कौन होगा? He प्लस, बी प्लस 2, सॉरी Li प्लस 2, बी प्लस 3 एटसेट्रा। ये कैटायंस भी। जो आयनाइजेशन एनर्जी आती है हाइड्रोजन की, आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट में 13.6 इंटू Z स्क्वायर आता है, एंड Z इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अगर Z की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगा ग्राउंड स्टेट में। He प्लस का रखेंगे तो 2 स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप बोर मॉडल का समझिए, अब चाहे आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन समझिए, को रिलेट करके इसको पूछा जाता है क्वेश्चन में। ये 2 क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। गिव आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका मतलब आईपी हमको बताना है, ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक स्पीसीज हैविंग आयनाइजेशन एनर्जी। उसी स्पीसीज का आयनाइजेशन एनर्जी दिया गया है 5248 किलो जूल पर मोल। एक मोल हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 5248 किलो जूल पर 5248 किलो जूल एनर्जी देना पड़ता है एक मोल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे मिलेगा? एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाए हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वोल्ट लिख देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल बन जाएगा। तो इसका मतलब हमको सिर्फ कन्वर्ट करना है आयनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल को आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी आयनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा, उतना ही वोल्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो देख लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 5248 किलो जूल पर मोल। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कीजिए तो 5248 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करते थे? मल्टीप्लाई। तो जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसी चार्ज से क्या कर देंगे? डिवाइड। डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये वैल्यू क्या आ गया? यस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया और 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। लेकिन एक मोल के लिए वैल्यू था, तो एक मोल यानी Na, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के लिए वैल्यू था, तो एक एटम के लिए कितना वैल्यू हो जाएगा? तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे Na से 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू सॉल्व करके जितना आएगा उतना ही वोल्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर 5248 एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ को एक साथ कर लेंगे, बाकी वैल्यूज़ को एक साथ। तो 1.6 इंटू 6.02 अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा? 9.6 इंटू 10⁻³ माइनस 19, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस 22 हो जाएगा, और ये 10⁻23 ऊपर जाके माइनस 23 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 524.8 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1 है, डेसिमल 1 पॉइंट आएगा
9.6, इसका मतलब 5248 डिवाइडेड बाई 96। अब ज़रा देखिए, ये तो हमने करके दिखाया कैलकुलेशन। अब इस कैलकुलेशन से 5248 किलो जूल पर मोल को अगर आपने 96 से डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो गया। तो एक रिलेशन ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा, क्या कि एनर्जी इन किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाई 96 इज इक्वल टू एनर्जी, यहाँ शायद आपको विजिबिलिटी न मिले इसलिए हम अलग से लिख दे रहे हैं, अलग रंग से भी लिख दे रहे हैं। इट इम्प्लाइज दैट, क्या कहा, एनर्जी इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अगर दिया गया है, सो दैट विल बी एनर्जी इन किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाई 96। और इस कन्वर्जन की जरूरत बोर फार्मूले में भी बहुत पड़ती है। तो आपने 96 से इसको डिवाइड कर लिया, जो वैल्यू आया वही पोटेंशियल में अगर बताना है आपको तो वोल्ट में वही वैल्यू रख देंगे। तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए, अगर ये 100 होता तो यहाँ पर 52.48 आता, ये 96 है, 100 से छोटा है, तो एक्चुअल आंसर 52 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेट 54.67 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इम्प्लाइज दैट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहाँ पर विजिबिलिटी कम होगी, सो इट इम्प्लाइज दैट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 54.67 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुल मिला के हमको सिर्फ यूनिट का कन्वर्जन करना था, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल के नाम से थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, तो इस वजह से क्वेश्चन बड़ा सिंपल होने के बावजूद भी लोग डर जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बोहर मॉडल का क्वेश्चन मानिए या आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी है तो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन मानिए। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस इज x किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी He प्लस का दिया गया है x किलो जूल पर मोल। What will be the ionization energy of one lithium ion? Ionization energy of lithium ion बताना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन लिथियम आयन तो पर एटम हो जाएगा, ये आयन है लेकिन एटॉमिक आयन है तो इसलिए पर एटम ही बताना है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट का कन्वर्जन तो करना ही करना है, साथ साथ एक स्पीसीज के टर्म में दूसरा बताना है। और वैसे तो हम Li+2 इस फार्मूले को यूज़ करके डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, लेकिन हमको जो आंसर करना है वो x और Na के टर्म्स यानी एवोगाड्रो नंबर्स के टर्म्स में करना है। तो इनको एक दूसरे से कोरिलेट करना पड़ेगा। अब रिलेशन क्या है, सिंस फॉर हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक स्पीसीज, दोनों हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक स्पीसीज हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले, जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम +2 डिवाइडेड बाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस। इसका वैल्यू निकालना है इसलिए ऊपर रखा है, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है इसलिए नीचे, जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है कोई वैल्यू उससे डिवाइड कर देते हैं। तो लिथियम आयन का Z कितना है 3, तो 3 स्क्वायर होगा, और हीलियम आयन Z कितना है 2 स्क्वायर। देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आने से Z पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिथियम लिथियम+2 सबका Z 3 ही रहेगा, He+2 सबका Z 2 ही रहेगा, सो दैट विल बी 9/4। तो अब आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम आयन का कितना हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम आयन का कितना था x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 9x/4। ये जो आएगा आपने x लिखा था किलो जूल पर मोल में, तो ये भी किलो जूल पर मोल में आ गया। किलो जूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करने का एक तरीका हमने बताया था, 96 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन हमको 96 के टर्म्स में नहीं बताना है,
या सिर्फ x के टर्म्स में नहीं बताना है, Na के टर्म्स में भी बताना है, तो हम इसको यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे। 9x/4 तो था ही, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कीजिए, इंटू 10⁻³ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के 4 से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। अब ये किलो जूल किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और पर मोल को पर एटम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे Na से। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर होगा वही आंसर होगा, जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिस पर देख लिए। अब हम पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं आयनेशन एंथैल्पी की। तो आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन एनर्जी, आयनेशन पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन करने के बाद अब हम इनका पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम इनकी वैल्यूज़ कैसे चेंज होते हैं। तो हम रिलेटिव कंपेरिजन करेंगे, इनका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ तो नहीं देखेंगे। लेफ्ट राइट पीरियड्स में और टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में दो तरीके के पीरियोडिक ट्रेंड देखे जाते हैं। इन पीरियड्स लेफ्ट राइट सबसे पहले देखें। तो लेफ्ट राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, एनर्जी कही चाहे एंथैल्पी एक ही बात है, इंक्रीजेस इरेगुलरली, यानी कहीं कहीं पर डिक्रीज भी कर जाएगा। irregularity is observed whenever stable electronic configuration is achieved। जहाँ भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा वहाँ पर इरेगुलरिटी आ जाती है, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के जस्ट बाद आयनेशन एनर्जी कम हो जाएगा लेफ्ट राइट जाने पर। अदरवाइज आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। द यूजुअल इंक्रीज इन आयनेशन एनर्जी इज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बात बताई थी, लेफ्ट राइट जो भी चेंज आता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डिटेल डिस्कशन भी हो चुका है किसी के लेक्चर में, देख लीजिएगा उसको अगर कन्फ्यूजन है तो, नहीं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, इरेगुलरिटी कब आ रही है? जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रहा है। तो अगर हम रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो देखिए, हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। नोबल गैस कन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा, अदर हाफ एंड फुलफिल्ड। लेकिन नोबल गैस कन्फिगरेशन भी फुलफिल्ड होता है, लेकिन नोबल गैस के सिवाय भी फुलफिल्ड मिलते हैं और कुछ हाफ फिल्ड भी होते हैं जो स्टेबल होते हैं लेकिन नोबल गैस से कम स्टेबल। अदर पार्शली फिल्ड। नोबल गैस कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 अगर एंडिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और np6। s में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नोबल गैस सिर्फ हीलियम होता है, बाकी सब में जितने भी नोबल गैसेस हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, उन सब में np6 आता है और p के लिए n की वैल्यू मिनिमम 2 होगी, यानी 2p6, 3p6, 4p6, 5p6 के साथ अगर एंड हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो नोबल गैस होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम ns2 कह दें, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहे, यानी 2s2, 3s2, 4s2, तो ये सब फुलफिल्ड है लेकिन नोबल गैस नहीं है। और np3 कह दें तो ये हाफ फिल्ड है p के लिए, ये स्टेबल होते हैं लेकिन नोबल गैस से कम स्टेबल होते हैं।
और फिर बाकी जितने भी कन्फिग्रेशन है वो सब आ जाएंगे। तो ये मोस्ट स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल है, ऑब्वियसली इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी वाले हो जाएंगे। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी हमने देख लिया। तो अब इसके बेसिस पर हम लेफ्ट राइट ट्रेंड देखने जा रहे हैं आयनेशन एनर्जी का। ट्रेंड ऑफ IE1 ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड से ही शुरुआत क्यों नहीं कर दी भाई? फर्स्ट पीरियड में तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और हीलियम का आयनेशन एनर्जी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। तो लेफ्ट राइट इंक्रीज हुआ, एक बार में बात खत्म हो गई, ठीक है, और उसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। लेफ्ट राइट इंक्रीज करना था, 2 रीजन से इंक्रीज किया। हाइड्रोजन से हीलियम का आयनेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? हीलियम नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्स देखें तो कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है जिस सबशेल में, सिर्फ वही लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 2s1, यहाँ पर 2s2, यहाँ पर 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। यहाँ पर देखिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन है? 1s2 तो कहीं नहीं है, np6 मिल रहा है, नियॉन मोस्ट स्टेबल है। और उसके सिवाय पार्शली फिल्ड ns2 बेरिलियम में मिल रहा है। एक लकीर खींच रहे हैं क्योंकि ये स्टेबल है लेकिन नोबल गैस नहीं है, स्टेबल एंड नोबल गैस। और np3 2p3 आ रहा है। तो देखिए लेफ्ट राइट जाने पर आयनेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? तो लिथियम से बेरिलियम बढ़ा, लेकिन बेरिलियम में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो बेरिलियम के बाद बोरॉन में क्या हो जाएगा? कम। फिर बोरॉन से कार्बन बढ़ेगा, कार्बन से नाइट्रोजन बढ़ेगा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो अगर हम इनका पीरियोडिक ट्रेंड देखें तो यहाँ पर आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लिथियम से बेरिलियम इंक्रीज, बेरिलियम से बोरॉन डिक्रीज, बोरॉन से कार्बन इंक्रीज, कार्बन से नाइट्रोजन इंक्रीज, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन डिक्रीज हो गया, ऑक्सीजन से फ्लोरीन इंक्रीज, फ्लोरीन से नियॉन इंक्रीज। तो 2 जगह पे आपको एक्सेप्शन मिल रहे हैं, बेरिलियम से बोरॉन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन। अब जरा देखिए लिथियम से बेरिलियम का आयनेशन एनर्जी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है और प्लस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आया है। तो यहाँ पर डबल इंक्रीज आया है। क्यों? आयनेशन एनर्जी बढ़ने का 2 रीज़न है, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, दूसरा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना। बोरॉन से कार्बन क्यों बढ़ा? सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। कार्बन से नाइट्रोजन क्यों बढ़ा? 2 रीज़न से, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, दूसरा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया। तो यहाँ इंक्रीज ज़्यादा हुआ इसलिए उसके बाद डिक्रीज आ गया। ऑक्सीजन से फ्लोरीन बढ़ने का एक रीज़न इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना जो कि बताया गया है, लेकिन फ्लोरीन से नियॉन बढ़ने का रीज़न क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना और नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो ये इंक्रीज बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब अगर आप ये देखिए तो बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर कि डिक्रीजिंग ऑर्डर? तो देखेंगे आप ये इरेगुलर ऑर्डर है, जहाँ इंक्रीज कर रहा वहाँ इंक्रीजिंग दे दिया, जहाँ डिक्रीज कर रहा वहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन कभी कभी सवाल बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो खास बात ध्यान रखिएगा, जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन तो नहीं है लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसमें जो वेरिएशन आता है वो सिर्फ नेक्स्ट मेंबर से आता है। इसका मतलब बेरिलियम का आयनेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा है लेकिन कार्बन से ज़्यादा नहीं, तो बेरिलियम सिर्फ बोरॉन से ज़्यादा रहेगा। नाइट्रोजन का आयनेशन एनर्जी सिर्फ ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब एक्चुअल ऑर्डर क्या हो जाएगा? लिथियम के बाद बोरॉन, फिर कौन आएगा? बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? नियॉन। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ठीक ऐसे ही हम पीरियोडिक ट्रेंड देख सकते हैं। व्हाट?
IE2 का ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, यानी यही एलिमेंट रहेंगे, लेकिन अब इनका सेकंड आयनेशन एनर्जी का हम ट्रेंड देखने जा रहे हैं। तो एलिमेंट तो सेम ले लिया हमने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लेकिन अब इनका सेकंड आयनेशन एनर्जी देखने जा रहे हैं। तो एक तो तरीका है कि हम सबको मोनोपॉजिटिव कैटायन बना दें और फिर ट्रेंड देखें, या हमने जब मेंशन कर ही दिया है IE2, इसका मतलब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब एंड में जो आएगा वो 2s1 न होकर लिथियम का 1s2 बचेगा, क्योंकि 2s1 का इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, तो 2s तो 0 हो चुका है। तो अब आखिरी इलेक्ट्रॉन जो बचा है, जो निकलेगा, वो 1s2 से निकलेगा। ऐसे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2s1, बोरॉन 2p1 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचेगा 2s2, कार्बन 2p1, नाइट्रोजन 2p2, ऑक्सीजन 2p3, फ्लोरीन 2p4 एंड नियॉन 2p5। अब बताइए, क्या इसमें कोई नोबल गैस कन्फिगरेशन मिल रहा है? यस, 1s2 मिल रहा है। दिस इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हियर। उसके सिवाय नोबल गैस है, फर्स्ट एनर्जी लेवल से निकल रहा है, यहाँ पर सब में सेकंड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि एनर्जी लेवल ही बदल गया। उसके सिवाय और कौन सा स्टेबल है? 2s2 भी पार्शियली स्टेबल है, 2p3 ऑक्सीजन भी पार्शियली स्टेबल है, यानी इनकी स्टेबिलिटी लिथियम के कंपैरिजन में कम है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है, फुल फील्ड और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। अब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर देखें तो पहले हम वैसे ही एलिमेंट्स को रखते हैं जैसे वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है, एलिमेंट का अरेंजमेंट वैसे रखेगा, ऑर्डर चेंज करता जाएगा, या इंक्रीजिंग ऑर्डर कर देगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर कर देगा। और इतने एलिमेंट्स एक साथ नहीं पूछे जाते, इनमें कोई भी 4 एलिमेंट को पिकअप करेगा और ऑर्डर में क्वेश्चन बना लेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिथियम का आयनेशन एनर्जी बेरिलियम से ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि फर्स्ट एनर्जी लेवल से निकल रहा है और नोबल गैस कन्फिगरेशन है। बेरिलियम से बोरॉन ज़्यादा रहेगा, क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसलिए भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया तो इससे कम हो जाएगा कार्बन का। कार्बन से नाइट्रोजन बढ़ा, सिर्फ एक रीज़न, क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। यानी बोरॉन और कार्बन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो कार्बन का ज़्यादा है, लेकिन इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आने की वजह से इरेगुलरिटी आ गई, यानी इंक्रीज की जगह डिक्रीज आ गया। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन इंक्रीज, डबल रीजन्स, दैट्स वाई आफ्टर दैट देयर इज डिक्रीज। फ्लोरीन से नियॉन का क्या होगा? इंक्रीज। अब जरा गौर से देखिएगा, बोरॉन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया, लेकिन वो नोबल गैस कन्फिगरेशन नहीं, तो ये सिर्फ एक मेंबर से ज़्यादा आयनेशन एनर्जी होगी। ऐसे ऑक्सीजन का सिर्फ फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, लेकिन लिथियम का नोबल गैस कन्फिगरेशन आ गया, इनर सेल से निकल रहा है, इसलिए इसकी आयनेशन एनर्जी इतनी बढ़ती है कि सबसे ज़्यादा हो जाती। तो किसी भी पीरियड में जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो अपने पीरियड का मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी होगा। तो अगर इस ऑर्डर को देखें तो ये इरेगुलर ऑर्डर है। अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो ये सेकंड है, IE2 का ऑर्डर है सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा ऑर्डर? यस, सबसे कम हो जाएगा बेरिलियम। बेरिलियम के बाद कौन आएगा? कार्बन। कार्बन के बाद कौन आएगा? बोरॉन। बोरॉन के बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद नियॉन, और नियॉन के बाद लिथियम। इसका मतलब सेकंड पीरियड एलिमेंट में जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी हाईएस्ट है वो तो नियॉन का है, लेकिन सेकंड पीरियड एलिमेंट में सेकंड आयनेशन एनर्जी हाईएस्ट किसका होगा? लिथियम का। और फिर जब थर्ड आयनेशन एनर्जी की बात करेंगे तो बेरिलियम का थर्ड आयनेशन एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि 2s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसमें 1s2 कन्फिगरेशन आ जाएगा। यानी हीलियम का नोबल गैस कन्फिगरेशन बेरिलियम अचीव करेगा 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट में हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन एनर्जी नियॉन की है, हाईएस्ट सेकंड आयनेशन एनर्जी लिथियम की है,
हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की होगी, हाईएस्ट फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन का होगा। और इस तरीके से आप किसी भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर सकते हैं, किसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी, किसकी लोएस्ट होगी सेकंड पीरियड एलिमेंट में। ऐसे ही आपको थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करके लाना है। क्लियर है? तो आप रुकिए, देखिए, बढ़िए। तो रुक के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? गिव इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IE1 and IE2 of third period elements। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर हमारा आंसर जो है उसको मैच करा लीजिए। अब देख लीजिए क्या हमारे ख्यालात मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो बहुत बनेगी हमारी, अदरवाइज़ आपको अपने ख्यालात चेंज करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने आयनाइजेशन एनर्जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। एक्चुअली क्वेश्चन इसमें छिपे हुए हैं। कोई भी 4 एलिमेंट उठा लिया, उसका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया। कुछ अच्छे क्वेश्चन हम आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंप्लीट करने के बाद क्लास में ही इसमें प्रैक्टिस करके दिखाएंगे आपको। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देख लिया और उसमें जो इरेगुलरिटी है वो देखा और उसके रीज़न देखे। अब हम टॉप टू बॉटम देखेंगे। टॉप टू बॉटम अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी मोस्टली डिक्रीजेस ड्यू टू increase in size of atom because of increase in number of energy levels। एनर्जी लेवल्स बढ़ने की वजह से साइज ऑफ एटम बड़ा हो गया। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर हो गया, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम, तो वो बेचारा सा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और थोड़ी सी एनर्जी देने पर वो बहक जाता है, निकल जाता है एटम से। सो इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम ऐसा यूजुअली हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शंस नहीं है। तो एस ब्लॉक का एग्जांपल देख लेते हैं। ग्रुप 1 एंड 2। तो ग्रुप 1 में कौन सा है? लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। ये इनके फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर किए जा रहे हैं, और फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से कंपेयर किया जाएगा तो ऐसा ही मिलेगा। और इन जनरल हम ये IE1 का ऑर्डर बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, पी ब्लॉक में कहीं कहीं एक्सेप्शंस मिलते हैं, जिसमें से पी ब्लॉक की स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम नॉर्मल एलिमेंट्स के रूप में एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। डी ब्लॉक में बहुत से एक्सेप्शंस हैं, एफ ब्लॉक में बहुत से एक्सेप्शंस हैं। एफ ब्लॉक तो हमको पढ़ना ही नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन डी ब्लॉक में जो आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो चैप्टर है उसी चैप्टर में पढ़ा जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर बता दे रहे हैं ताकि किताबों में, पेपर में जब आपके क्वेश्चन आए तो आप ऐसा न फील करें कि हमको कुछ बताया नहीं गया है। वैसे जो नहीं बताया गया वो आगे ज़रूर बताया जाएगा, लेकिन फिर भी जितनी रिक्वायरमेंट वो यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस जो पाए जाते हैं। एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं था, तो जो पहला एक्सेप्शन होगा वो पढ़ेंगे इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन है वो 13th एंड 14th ग्रुप में भी 13th एंड 14th ग्रुप में ही है। ए है इन 13th ग्रुप, कौन है? बोरॉन का परिवार रहता है, बोरॉन फैमिली मेंबर्स।
वैसे तो इन जनरल हम अपने समाज में देखते हैं कि जो घर के सबसे बुज़ुर्ग होते हैं उनके बेसिस पर पहचाना जाता है कि इनका परिवार है, लेकिन केमिस्ट्री में हम छोटे लोगों को, छोटे एलिमेंट्स को, लोग मत कहिए इनको बुरा मान जाएगा, तो छोटे एलिमेंट्स को बड़ा रेस्पेक्ट देते हैं। जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है किसी भी फैमिली का, उसी की फैमिली हम बता देते हैं। तो हेलोजन्स को हम फ्लोरीन फैमिली कहते हैं। इन 13th ग्रुप बोरॉन फैमिली, एलिमेंट्स कौन कौन से? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। नाइहोनियम भी होता है, मैनमेड एलिमेंट है, उनकी स्टडी ज़्यादा नहीं हुई है इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एनर्जी हमने लिखा लेफ्ट टू राइट भले ही है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में ये टॉप टू बॉटम रखे जाते हैं। तो इनका टॉप टू बॉटम जो आयनाइजेशन एनर्जी है मोस्टली तो क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। कहाँ पर इंक्रीज़ किया? देखिए बोरॉन से एल्युमिनियम तो डिक्रीज़ करता है, लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम इंक्रीज़ करता है। तो एक एक्सेप्शन आ गया गैलियम का, आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज़्यादा है। गैलियम से इंडियम डिक्रीज़ किया, कोई अनयूजुअल चेंज नहीं, लेकिन इंडियम से थैलियम का क्या कर जाता है, इंक्रीज़। तो देखिए दो चेंजेस आए, एक तो गैलियम और एक थैलियम, ये नए रंग दिखा रहा है। चलिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग, तो देखिए ये इरेगुलर ऑर्डर है, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज। मतलब कोई नियम कानून है कि नहीं यहाँ पर? ऑब्वियसली है, कोई ना कोई रीज़न होगा। बशीर बद्र साहब ने कहा भी था कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। तो ये भी बेवफा नहीं है, लेकिन इसकी कुछ मजबूरियाँ हैं या कुछ हुआ है इसके साथ जो ये नए रंग दिखा रहा है। क्या हुआ है देखते हैं। देखिए गैलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सिर्फ एल्युमिनियम से बढ़ता है, बोरॉन से नहीं बढ़ता है। और थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंडियम से तो बढ़ता है, गैलियम से भी ज़्यादा होता है। और गैलियम से ज़्यादा इसका मतलब एल्युमिनियम से तो ज़्यादा है ही। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेसिस पर बता रहे हैं। तो इसका मतलब जो एक्चुअल ट्रेंड आएगा उसमें बोरॉन सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा थैलियम, फिर होगा गैलियम, फिर होगा एल्युमिनियम, फिर होगा इंडियम। ठीक है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है 13th ग्रुप एलिमेंट्स में। अगर हम 14th ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें तो इन 14th ग्रुप कौन है? कार्बन फैमिली। सबसे छोटा बच्चा जो है कार्बन है इस परिवार का, इसी के नाम पे इस परिवार का नाम कार्बन फैमिली दे दिया गया। कार्बन फैमिली में मेंबर्स कौन कौन से? कार्बन होगा, उसके नीचे सिलिकॉन, उसके नीचे जर्मेनियम। एक सिलिकॉन मेंडलीव ने इसको बोला था, सिलिकॉन जर्मेनियम। स्टेनम टिन इसको बोलते हैं कॉमनली, और प्लम्बम लेड इसको बोलते हैं कॉमनली। और इसके बाद फ्लोरोवियम भी होता है, लेकिन वो मैनमेड एलिमेंट है, उसकी स्टडी ज़्यादा नहीं हुई इसलिए उसको बख्श देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से सिलिकॉन डिक्रीज, सिलिकॉन से जर्मेनियम डिक्रीज, जर्मेनियम से टिन डिक्रीज। तो यहाँ पर तो यूजुअल ट्रेंड फॉलो हो रहा है, लेकिन टिन से लेड इंक्रीज कर जाता है। यानी सिर्फ लेड ने नए तेवर दिखाए हैं, और लेड का जो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ा है वो सिर्फ टिन से बढ़ता है। इसका मतलब जो एक्चुअल ऑर्डर होगा दैट विल बी कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन लेड एंड देन टिन। ये एक्चुअल ऑर्डर है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का 14th ग्रुप एलिमेंट्स में। तो यहाँ पर 2 एक्सेप्शन आए थे और यहाँ पर 1 एक्सेप्शन आए। क्यों हुआ ऐसा? द एक्सेप्शनल इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी लिखेगा, ऑफ पहला मेंबर कौन था? गैलियम इन 13th ग्रुप इज ड्यू टू, क्यों ऐसा था? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। इसी को हमने याद कीजिए स्कैंडॉइड कॉन्ट्रैक्शन के रूप में पढ़ा था और बताया था ऐसा कोई टर्म होता नहीं है, ये हमने खुद ही इजाद कर लिया, क्योंकि लेंथेनॉइड कहते थे स्कैंडॉइड करने में क्या बुराई है।
लेकिन ये लिखने के लिए सही नहीं, लेकिन ध्यान रखने के लिए याद रखिएगा। 3D इलेक्ट्रॉन्स के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, याद कीजिए एटॉमिक रेडियस में भी पढ़ाया गया था कि एल्युमिनियम से गैलियम डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, लेकिन गैलियम का साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा तो आयनियस एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ना ही बढ़ना है। वाइल दोज ऑफ थैलियम एंड लेड in their respective groups, थैलियम 13th ग्रुप में और लेड 14th ग्रुप में जो एक्सेप्शन आया है, आर ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी पढ़ा चुके हैं, विच इज because of poor shielding effect of 4f electrons। जरा देखिएगा, 13 पहले आएगा, फिर 14 आएगा ग्रुप में लेफ्ट राइट। ये 3D इलेक्ट्रॉन्स का पोर शील्डिंग इफेक्ट, ये 4f का। और याद कीजिए शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट किसका होता है? S का, फिर आता है P का, फिर D का, फिर F का। तो F की शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा पुअर होती है, इसलिए जो F के शील्डिंग इफेक्ट की पुअर होने की वजह से जो इफेक्ट आया है, यानी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इफेक्ट आया है, वो 2 ग्रुप्स में गया है, 13th में भी और 14th में। लेकिन 3D के कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट आता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट का जो इफेक्ट आता है, वो सिर्फ 13th ग्रुप में है। यानी ये थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, लेकिन इससे ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट 4f है, इसलिए इसका इफेक्ट ज़्यादा दूर तक पहुंचा, 14th ग्रुप तक पहुंचा। लेकिन 14th ग्रुप के बाद इस तरीके का कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता है, यानी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट जो है वो 14th ग्रुप के बाद कहीं नज़र नहीं आएगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को और भी ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ा जाएगा जब D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे तब। इसके सिवाय एक और बात नोट कर लीजिए, यहाँ पर हम इसको नोट का फर्स्ट पॉइंट बोल देते हैं, तो सेकेंड पॉइंट बोल देते हैं। Important variations of IeO1 in D block elements। तो D block elements में लास्ट के जो 3 ग्रुप हैं, कौन कौन से? निकिल फैमिली, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम पाया जाता है उसमें। उसके बाद कॉपर फैमिली, कॉपर सिल्वर गोल्ड, और जिंक कैडमियम मरकरी। तो इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप देखें इन निकिल फैमिली कौन सा है? 10th ग्रुप। तो निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। वैसे आपने सुना है आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होता जाता है? यस, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाता है, लेकिन इस फैमिली में इंक्रीज करता जाता है। याद कीजिए पैलेडियम में D10 कन्फिग्रेशन हो जाता है, जबकि यहाँ पर D8 कन्फिग्रेशन है। यहाँ पर भी D10 कन्फिग्रेशन तो नहीं होगा, तो यहाँ पर D10 कन्फिग्रेशन की वजह से बढ़ गया, और प्लेटिनम में जो इंक्रीज आया वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ गया। तो सबका अपना अपना रीज़न है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ऑर्डर। ऐसे ही इन 11th ग्रुप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट याद कीजिए 4th ग्रुप ऑनवर्ड बढ़ता जाता है। तो 4th ग्रुप के बाद बहुत से आयनाइजेशन एनर्जी में चेंजेस आ रहा है, तो वो सारा हम D ब्लॉक में पढ़ेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर बता दिया। कॉपर से सिल्वर का तो कम रहता है, लेकिन सिल्वर से गोल्ड का बढ़ जाता है। तो प्लेटिनम और गोल्ड का यहाँ पर जो बढ़ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी पैलेडियम और सिल्वर के कंपेरिजन में, वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इंक्रीज आएगा वो गोल्ड का सिल्वर से बढ़ता है, लेकिन कॉपर से नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, डेटा बेस्ड है, तो इसको एज एन इंफॉर्मेशन याद रखिए। एक आध बार ये किसी बुक में या पेपर में हमने क्वेश्चन देखा था, इसलिए इसको नोट में शामिल कर दिया। कॉपर के बाद आएगा गोल्ड, गोल्ड के बाद आएगा सिल्वर। तो ये भी आयनाइजेशन एनर्जी 1 है।
तो इम्पॉर्टेंट जो वेरिएशन थे, जो एक्सेप्शंस थे, उन्हें पढ़ा दिए। एक्सेप्शंस की दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं होती है, और भी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मैं बताया इसके सिवाय एस ब्लॉक में तो कोई एक्सेप्शन वैसे भी नहीं था। पी ब्लॉक के सारे एक्सेप्शंस हमने डिस्कस कर दिए हैं। डी ब्लॉक में 2 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बता दिया है, और बहुत सारे एक्सेप्शन हैं 4th ग्रुप से लेके कहाँ तक, 9th ग्रुप तक आपको मिलेंगे। और 10th और 11th हमने कवर कर दिया। 12th में भी चेक करना पड़ेगा, शायद वहाँ पर एक्सेप्शन हो, तो उसकी बात हम सिर्फ डी ब्लॉक में ही करेंगे सीधे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए अगले लेक्चर का। कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे। आपको इंटरेस्टिंग लगे न लगे वो अलग बात है, हम अपनी तरफ से मज़े लेके पढ़ाएंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को हमने डिटेल में देख लिया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही थी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात होगी, तो इन दोनों को भी कंपेयर करके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।